Question is saying, what is physical and chemical properties? What are physical and chemical properties? And give an example of each. Physical property क्या होती है और chemical property क्या होती है और दोनों का example दो. Question समझ आ गया? तो क्वेश्चन कौन बताएगा what are physical properties? Give example. बोलो कोई बताना चाहे. Physical properties are those properties which can be determined without changing the chemical nature of the substance. लिखो. Properties that can be determined without changing the chemical nature of the substance. ऐसी properties जिनको study करने के लिए उनका chemical nature change ना करना पड़े उन्हें बोलते हैं physical properties. Without changing chemical nature of the substance. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पेपर की लेंथ, ब्रेथ, हाइट और वेट मेजर करना चाहूं तो क्या उससे उसका केमिकल नेचर चेंज हो जाएगा? नहीं, वो कागज ही रहेगा. पर अगर मैं देखना चाहूँ कितना जलता है, कितनी हीट रिलीज करता है जलने पे, तो उसका केमिकल नेचर चेंज होगा या नहीं? होगा. तो क्या चीज फिजिकल प्रॉपर्टी हुई? लेंथ, ब्रेथ, हाइट यानी कि डायमेंशन. तो एग्जाम्पल्स आर वेट, ठीक है, वेट, डेंसिटी, ठीक है, और लेंथ एटसेट्रा. ये सब चीजें क्या है? टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट. अच्छा, आइस को मेल्ट करता हूं तो बॉइलिंग, और लिक्विड वाटर को बॉइल करता हूं तो इससे फिजिकल नेचर चेंज होता है या सेम रहता है? मतलब सॉरी, केमिकल नेचर. केमिकल नेचर चेंज होता है या नहीं? नहीं होता, क्योंकि वो वाटर ही रहता है. वो वाटर, आइस हो सॉलिड की फॉर्म में या वाटर हो इन लिक्विड फॉर्म. तो इस केस में केमिकल नेचर चेंज नहीं हो रहा. तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी. याद रखेंगे. ठीक है. अच्छा, व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज देन? उनका उल्टा बोल दो. क्या बोलोगे? प्रॉपर्टीज दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट चेंजिंग दी केमिकल नेचर. ठीक है. उसका एग्जाम्पल क्या हुआ अगर केमिकल प्रॉपर्टी का कोई पूछेगा तो? केमिकल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल यस, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर. अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन जब रस्ट हो जाता है क्या वो आयरन रहता है या वो कुछ और बन जाता है? ब्राउन ब्राउन कुछ और बन जाता है. रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल नेचर चेंज हो जाता है. हाँ, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ पेपर, या ये सारे केमिकल चेंजेस हैं. और केमिकल प्रॉपर्टीज, कंबस्टिबिलिटी. केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज भी सिमिलर वे में ही डिफाइन किया जा सकता है. फिजिकल चेंज that can be observed without changing the chemical nature. Chemical change which cannot be observed without changing the chemical nature of the substance. Clear है ये point? तो physical change and chemical change या physical property और chemical property में बस different इसलिए करना कि ये determine कर देना और वो observe बोल देना, वो change बोलना, इसको property बोलना. Combustibility, कोई कितना जलता है उसकी property हो गई. ठीक है. Physical property and chemical properties. अच्छा, what is the SI unit of mass? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? केजी. ये तो सबको आता ही है. ठीक है. 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डीएम क्यूब? 1 डीएम क्यूब. हाँ, वो दोनों ही फिजिकल है. ठीक है. अच्छा, 1 लीटर इज 1000 ml और 1 ml इज 1 सेंटीमीटर क्यूब. ये चीजें तुम्हें याद नहीं रहेंगी, ये लिख लो. 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. ये कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स हैं, याद रखेंगे. डेसीमीटर इज 10 to the -1. लेंथ के बाद लेंथ, टेम्परेचर. अच्छा, 1 ml इज 1 सेंटीमीटर क्यूब. ये कन्वर्जन याद रखेंगे. अच्छा, कन्वर्ट करते हैं फिर. कन्वर्ट, क्वेश्चन नंबर 2 is convert 500 ग्राम पर ml डेंसिटी है टू ग्राम पर मीटर क्यूब. कर सकते हो क्या? 500 ग्राम पर ml को 500 ग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. थोड़ा सा मुश्किल है पर कोशिश करो. ग्राम पर ml को कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम पर मीटर क्यूब.
हुआ? कन्वर्ट 500 ग्राम पर ml टू ग्राम पर मीटर क्यूब। मैं कह रहा हूं अच्छा देखो, तुम पहले लिखो 500 ग्राम अपॉन ml को लिखो 500, सानिध्य लिखो 500 ग्राम अपॉन 1 ml। 1 ml लिख लिया, 500 ग्राम पर 1 ml लिख सकता हूं इसे। और मैंने क्या बोला, 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब? ओह 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये लिख पढ़ा था, अभी पढ़ा था। वी नो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1, तुम इसको लिख दो 500 अपॉन इक्वल टू 500 अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब। 500 ग्राम अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 500 ग्राम। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? ये भी याद रखो, 100 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 सेंटीमीटर। तो 500 ग्राम अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 अपॉन 100 मीटर का होल क्यूब। 1 अपॉन 100 मीटर का होल क्यूब, होल क्यूब 1 अपॉन 100 का होल क्यूब। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको 500 ऊपर ही रखो इसके। अच्छा नेक्स्ट, तो 500 और ये ऊपर चला जाएगा इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, बहुत बड़ा हो गया। तो ये क्या हो गया, 500 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। तो ये कितना हो गया, 5 इंटू कितने जीरोस? 5 इंटू 10 टू पावर 8 जीरोस ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? कन्वर्ट कर पाए? नेक्स्ट कन्वर्ट करोगे ऐसी एक और, तो करो कन्वर्ट। सेकेंड पार्ट इसका ये मिटा दूं, कन्वर्ट कन्वर्ट करना है हमें 50 मीटर पर सेकेंड टू मिलीमीटर पर मिनट, टू मिलीमीटर पर मिनट। एक ही माने, हाँ एक ही पार्ट। ग्राम पर मीटर। करो कन्वर्ट। हो गया? क्यों नहीं हुआ? सर 3 into 10 is plus 5 का है। 3 into 10 to the 5 है। Yes, यस, तो देखते हैं 50 मीटर अपॉन 1 सेकेंड लिख दो, इसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो 50 इंटू 1000 मिलीमीटर हो गया। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 मिनट।
देखो 6 ऊपर चला गया तो 60 इंटू 50 इंटू 1000 तो कितना आया 6530 दैट इज सही किया मैंने सर एक जीरो ज्यादा है। जीरो ज्यादा कैसे 5630 2 0 3 और 3 हो गया, 6 जीरो लगाएंगे। 5 और 6 से भी तो आएगा 30 एक जीरो आएगा ना वहां से 5 इंटू 6 30 भी तो होता है तो एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड होगा ना तो इंटू 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर पर मिनट यस 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है ना 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 सेंटीमीटर नहीं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर तो सर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना पड़ेगा सेंटीमीटर थोड़ी था मीटर था मीटर को मिलीमीटर में कैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर ये कन्वर्जन याद रखो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर ठीक है उसकी हेल्प से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें एक्टिविटी पे चलते हैं तो एक्टिविटी 1.1 क्या कहती थी वो कहती है कि नमक डालो पानी में और उसे मिलाओ ठीक है और वो नमक कहाँ गायब हो गया इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस में चला गया तो क्वेश्चन इज वेयर डज सॉल्ट गो आफ्टर डिसॉल्विंग वेयर डज सॉल्ट गो आफ्टर डिसॉल्विंग क्वेश्चन लिखो it goes into the intermolecular spaces between the water molecules where does the salt go on dissolving in water where does salt go on dissolving in water जब उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो पानी के अंदर नमक कहाँ गायब हो जाता है तो आंसर इज वो उसके अंदर क्या बना लेता है बॉन्ड बना लेता है ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं और पानी के बीच में सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स जो है वो छुप जाते हैं तो पहले वो एक साथ होते तो हमें नमक आंखों से दिखाई देता है नमक के पार्टिकल्स सारे लंप में हैं पर थोड़ी देर बाद व्हेन वी डिसॉल्व इट गोज इनटू दी स्पेसेस और स्पेसेस से वो दूर दूर हो जाते हैं तो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते ठीक है तो आंसर इज इट गोज इनटू दी स्पेसेस विद इन दी वाटर मॉलिक्यूल It goes into the spaces within the water. हाँ इंटरमोलिकुलर स्पेसेस भी बोल सकते हैं ठीक है क्लियर है पॉइंट नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्टिविटी 1.2 पे तो एक्टिविटी 1.2 कहती है कि तुमने एक पोटेशियम परमैंगनेट लो क्या लो पोटेशियम परमैंगनेट उसके अंदर पानी डाल दो तो पर्पल कलर का हो जाएगा फिर उसमें से 10 ml लो दूसरे बीकर में डालो जिसमें 100 ml पानी है फिर थोड़ा पर्पल हो जाएगा फिर करते जाओ तो तुम बहुत बार भी करोगे 10 ml डालते जाओगे तो भी वो पानी पर्पल ही रहेगा पानी कैसा रहेगा तो पॉइंट इज दिस ऐसे तुम ये होली का रंग समझ लो होली के रंग एक बाल्टी में डाला और उस बाल्टी में डालकर उस बाल्टी में से एक छोटा सा चम्मच रंग का लिया वो बड़ी बाल्टी में डाला फिर पानी पर्पल हो जाएगा फिर उसमें से एक चम्मच लिया फिर पानी में डाला तो कलर कम होता जाएगा पर कभी हटेगा नहीं हमेशा रहेगा थोड़ा थोड़ा कलर है ना तो पॉइंट इज दिस कि कितनी बार वो डाइल्यूट हो सकता है इनफाइनाइट टाइम्स है ना बहुत बार जा सकता है तो इसका मतलब कि एक छोटे से रंग के एक चम्मच रंग में भी मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसीलिए वो मिलियंस का कम करते जाओ तब भी वो कुछ नंबर रहता ही है जो कि पानी को बार बार कलर करता रहता है ये वाली बात क्लियर है तो ऐसी एक्टिविटी हमें बताती है कि हाउ स्मॉल अ पार्टिकल इज जो इतने से एक चुटकी नमक से हम क्या कर सकते हैं एक चुटकी रंग से हम पूरे पानी की बाल्टियों को रंग सकते हैं तो उस एक चुटकी रंग में बहुत सारे क्या हैं मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है क्लियर है ये पॉइंट नेक्स्ट तो नेक्स्ट ये सेम एक्टिविटी वगैरह डिटॉल के साथ भी कर सकते हो ठीक है तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे पोटेशियम परमैंगनेट व्हाट इज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर याद रखेंगे ठीक है नेक्स्ट तो आज इसका टेस्ट ले ले शाम में ऑनलाइन इस बार सारे देने की कोशिश करना ठीक है इसके 2-3 टेस्ट डालूंगा या हाँ ठीक है क्योंकि इजी चैप्टर है ना नेक्स्ट तो अगर हम क्वेश्चन बात करें कि
एक्टिविटी और देखें 1.34। एक इंसेंस स्टिक, यानी कि अगरबत्ती को एक कॉर्नर में रखे दूसरी साइड पे स्मेल आ जाती है, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, एक इंक डाल दे बीकर में तो वो क्या इंक फैल जाती है पूरे पानी के बीकर में? यस। अच्छा, एक कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, एक सॉलिड होता है, उस सॉलिड को पानी में डालते हैं तो पानी के अंदर वो कलर फैल जाता है। तो इन सब चीज़ों से दिखता है फ्रॉम अबव एक्टिविटीज। ये 3 एक्टिविटीज जो हमने करी, एक अगरबत्ती की, एक डाई की, डाई डाला, और तीसरा हमने कॉपर सल्फेट डाला। तो इन तीनों चीज़ों से हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो क्वेश्चन लिखो, how would you demonstrate that particles of matter are continuously moving? How would you demonstrate that particle of matter are continuously moving? तो इसका आंसर क्या होगा? हम कह रहे हैं ये कैसे बताओगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा मूव करें? तो इसकी 3 एक्टिविटीज हमें दे रखी थी, 1.3, 4 और 5। तीनों में हमने अलग अलग चीजें देखी। पहला हमने देखा क्या, एक इंसेंस स्टिक माने अगरबत्ती टाइप, वो उसके पार्टिकल्स गैस फॉर्म में सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होकर वो मूव करके एक साइड से दूसरी साइड पहुंच जाते हैं, हाँ या ना? ठीक है। दूसरा हमने देखा कि एक बीकर में हमने इंक डाल दी। क्या डाल दी? इंक, ड्रॉपर से, तो वो इंक एकदम से गई और वो पूरे पानी में फैल गई। ठीक है। और तीसरा हमने देखा कि हमने एक और बीकर लिया, पानी लिया, और उसमें एक क्रिस्टल डाल दिया, कलर्ड क्रिस्टल। वो कलर्ड क्रिस्टल से जो इंक है वो पूरे बीकर में फैल गया। तो तीनों केसेस से हमें ये पता चलता है कि चाहे वो गैस के पार्टिकल्स हो, लिक्विड के पार्टिकल्स हो, या सॉलिड के पार्टिकल्स भी हैं, वो लिक्विड में फैल जाते हैं। वो किस में फैल जाते हैं? लिक्विड में या फिर गैस में, किसी भी चीज में फैल सकते हैं। तो दिस प्रूव्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दीज एक्टिविटीज डेमोन्स्ट्रेट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग। तो इसके अंदर बस 3 लाइन लिख दो। इंसेंस स्टिक lit in a corner, second dye added to water, और थर्ड इज कॉपर सल्फेट एडेड टू वाटर। 3 एक्टिविटीज है जिसे हम ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? Incense stick lit in a corner of room spreads, the smell spreads to the other parts. ठीक है। नेक्स्ट, तो अब क्वेश्चन आता है why। क्वेश्चन आता है why are particles of matter continuously moving? तो क्वेश्चन लिखो, why do particles of matter continuously move? What do you say? गैस क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस कम होती हैं गैस का। अच्छा, why do particles of matter move continuously? Why do particles of matter move continuously? What do you say? क्या आंसर होगा इसका? हाँ, the point is क्योंकि जो आसपास का टेम्परेचर है वो उन्हें काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? बाहर की हीट से वो टेम्परेचर, अगर तुम्हें कोई गर्म तवे पे रख दे तो तुम उछलोगे ना। तो पॉइंट इज दिस, हाथ लगता है तो अचानक से एनर्जी आ जाती है ना, ऐसी एनर्जी उनके पास हमेशा रहती है पार्टिकल्स के पास, क्योंकि उनके आसपास हीट रहती है। क्या रहती है? हीट टेम्परेचर की वजह से, रूम टेम्परेचर पे जितनी भी हीट है वो उनके लिए इनफ है फॉर देम टू मूव। तो इसलिए वो हमेशा वो एनर्जी लेकर मूव करते रहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग बिकॉज दैट इज की जगह तुम लिख लो बिकॉज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस they move faster. So we can say with the increase in temperature, kinetic energy of the particle also increases. Clear a point? Noted? इसी के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते थे क्या? The smell of hot food reaches us farther away. काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है।
हाँ तो उसके अंदर भी सेम आंसर आएगा, उस क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि वाई क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि वाई स्मेल ऑफ हॉट फूड रीचेस अस फार्दर अवे देन कोल्ड फूड। वाई स्मेल ऑफ हॉट फूड रीचेस अस फार्दर, मतलब ठंडे स्मेल की, ठंडे फूड की स्मेल नहीं आती पर हॉट फूड की स्मेल दूर दूर तक आ जाती है। तो इसका रीजन है डिफ्यूजन। रीजन में क्या लिखोगे? और डिफ्यूजन टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ता है, बिकॉज रीजन ऑफ डिफ्यूजन इज काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किन के पास ज्यादा होगी? हॉट फूड के पास। यस, hot food possesses more kinetic energy, so it is able to diffuse faster, diffuse farther away. लिख लो इसका एक लाइन आंसर। because hot food particles has greater kinetic energy, hot food particles have greater kinetic energy, so its smell reaches us farther away as diffusion is more. Greater kinetic energy, so diffusion is higher and its smell reaches us farther away. Clear है point? मिटा दें इसे। तो क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें बोलूं डिफाइन डिफ्यूजन, डिफाइन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को डिफाइन करो। व्हाट इज डिफ्यूजन? So diffusion is the intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. High concentration, lower concentration तो आएगी। हाँ, definition अभी लिख देते हैं इसके आगे। Intermixing of particles of two different types, इसके आगे better definition भी है हमारे पास। हाँ, वो आगे आएगी। तो इसको what is defined diffusion का आंसर लिख लो। बायो में थी वो, कोई बात नहीं। अभी तुम ये लिखो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बट इसमें तो आता है, बायो में तो ऑस्मोसिस वाले में भी आता है। वो डिफ्यूजन जो है ना, जो तू कह रहा है वो गैस का है डिफ्यूजन, पर हम कह रहे हैं सॉलिड में भी तो डिफ्यूजन होता है। सॉलिड में डिफ्यूज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चौक को बोर्ड पे, बोर्ड होता है तो उस पर चौक लिखा हुआ छोड़ दें बहुत देर तक, तो अगर हम बहुत दिनों बाद आएँ तो मिटाना मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि वो डिफ्यूज हो जाते हैं अंदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, तो सॉलिड ऑल्सो मूव्स। सॉलिड मूव करता है तो वो भी डिफ्यूज करता है, बट टू अ लेसर एक्सटेंट। इस तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल कभी तुमने घर पे देखा हो कोई जंक वाली चीज़ छोड़ दी फर्श पे, ठीक है, या सिलेंडर आते थे गैस के, तो वहाँ पे निशान पड़ जाते हैं और वो निशान कभी नहीं हटेंगे क्योंकि वो क्या हो गया? डिफ्यूज हो गया अंदर, है ना। सॉलिड्स ऑल्सो डिफ्यूज। वो जो हम कह रहे हैं कि गैसेस
हमेशा होता है हायर रीजन टू लोअर रीजन, पर वो ज़्यादातर गैसेज और लिक्विड्स के लिए दिमाग में आता है क्योंकि वो फास्टर डिफ्यूज करते हैं. पर ऑल दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हैव द टेंडेंसी टू डिफ्यूज. तो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन. दो अलग टाइप के पार्टिकल्स डिफ्यूज मिक्स होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन. लिख लिया आंसर? ठीक है. तो क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेट एन एक्टिविटी टू शो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. कौन सी एक्टिविटी बोलोगे? एक चुटकी रंग वाली. ठीक है, ठीक है, याद रखा. हमने एक स्मॉल पिंच ऑफ कलर लिया, उसको एक बीकर में डाला, उससे 10 ml लेते गए, तो इससे हमें पता चला कि वो पार्टिकल्स जो एक पिंच में भी थे वो बहुत सारे थे. तो इससे प्रूव होता है. ठीक है. अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेट एन एक्टिविटी टू शो दैट देयर इज स्पेसेस इनसाइड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर. ठीक है. डिमॉन्स्ट्रेट एन एक्टिविटी टू शो दैट पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग. तो 3 एक्टिविटी. इंसेंस्टिक वाली, डाई और कॉपर सल्फेट. व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट? ब्लू. व्हाट इज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट? पर्पल. याद रखेंगे. 1 ml इज हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब? अच्छा, 1 liter इज हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब? 1000 सेंटीमीटर. 1 liter इज 1000 ml, 1000 ml इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. डिफ्यूजन, इट इज द intermixing of different particles of two different types of matter. ठीक है, clear है? It is called diffusion. अच्छा, why do particles of matter move continuously? Because they possess, and as the temperature increases, the kinetic energy and their movement also. हाँ, ठीक है. अच्छा, फिर और एक्टिविटीज़ हैं क्या हमारे पास? हाँ, 1.6. तो तुम डांस करना पड़ेगा इसके लिए. तो अच्छा, तो पॉइंट इज दिस, अगर ह्यूमन चेन बना लें लोग और एक बच्चे को बोले इसके बीच से निकल के जाके दिखाए, तो उसको मुश्किल होगी ऑब्वियसली. अच्छा, तो पॉइंट इज दिस, अगर 2 बच्चे चेन बनाए, 3 बच्चे चेन बनाए, 4 बच्चे चेन बनाए, और तो एक में फिंगर टिप्स से पकड़ रहे हैं, एक में हाथ पकड़ रहे हैं, एक में बिल्कुल ही साथ है, तो कौन से में मुश्किल होगा एक इंसान को निकलने में? जो बिल्कुल साथ है ना, इन डांसर्स की तरह. तो पॉइंट इज दिस, इस केस में वो बहुत मुश्किल हो जाएगा बीच में से जाने में. तो पॉइंट इज दिस, जितना अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा उतना पार्टिकल्स का मूव करना मुश्किल होगा, है ना. तो इसी तरीके से अच्छा, एक आयरन नेल लो और एक चॉक लो और एक रबर बैंड, सबको ब्रेक करने की कोशिश करो. कुछ चीज़ों में हाथ टूट जाएगा पर वो नहीं टूटेगा. टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर. तो एक बाल्टी में पानी में हाथ डाल के देखो, चला जाता है अंदर. ठीक है. वही चीज़ दीवार में करके देखो, नहीं जाएगा. ठीक है. तो पॉइंट इज दिस, ये वही चीज़ हो गई. किसी केस में फिंगर टिप से पकड़ा हुआ है, किसी ने हाथ से पकड़ा हुआ है, और किसी ने बिल्कुल ही टाइटली पकड़ा हुआ है. तो इस केस में ऐसी मैटर के पार्टिकल्स हैं, है ना. कुछ बिल्कुल लूजली पैक्ड है, कुछ टाइटली पैक्ड है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है. तो पानी के अंदर तो हाथ चला जाता है पर दीवार में सर नहीं जाता. तो ये क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ जो दीवार है वो स्ट्रांगली पैक्ड है ना. ऑन दी अदर हैंड, गैस में तो हम चल के आ रहे हैं, है ना. अगर गैस में नहीं चल पाते तो हम घर से निकलते और टकरा के वापस. तो ऐसे थोड़ी है कि गैस में तो हम चल रहे हैं, गैस में ही तो हम हैं, तो इनके बीच में तो बहुत सारी स्पेसेस हैं, है ना. तो विच स्टेट ऑफ मैटर हैज द लार्जेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? गैस. फिर उसके बाद ये सब तो पता ही था, और ये एक्टिविटीज बताना चाह रही थी. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, फीलिंग है, नो. स्मेल एयर है. एयर मैटर नहीं है. स्मेल इज मैटर, नॉट मैटर. स्मेल इज मैटर या फीलिंग? फीलिंग नहीं है, एक सेंसेशन नहीं है. स्मेल कौन सी जगह लेती है? स्मेल को लेके आओ किसी दरवाजे में, नहीं लेके आओगे ना. वो तो उसको लेके आते हो, पार्टिकल को लेके आते हो, उसकी स्मेल होती है. तो स्मेल तो एक सेंसेशन है, फीलिंग है. जो फीलिंग है वो मैटर नहीं है, है ना. अच्छा, हेट मैटर नहीं है.
ठीक है, एलिमेंट्स, थॉट नहीं है, ये तो बच्चों वाली बातें हो गई, तो तुम्हें आता है, इतने तो बड़े हो ही गए हो तुम, है ना, छोड़ दे इसको। ठीक है, ये पेपर में आ जाए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस अस, हो गया। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर ऑन अ स्विमिंग पूल, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन? नहीं, the particles of water has a lot of space and forces of attraction are less, है ना, ये बोलना चाह रहे हो? अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बट लिक्विड में कम है, इसीलिए हम उसके बीच में जा पा रहे हैं, पानी के बीच में। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? तो हमने यहाँ पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है? कॉन्टिन्यूसली मूविंग, एक ही पढ़ी है और भी पढ़ी है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर रियली स्मॉल, spaces between them attract each other, they attract each other। ये तीन चीजें तो हमने एक्टिविटीज में देख ली। और हाँ, they are continuously moving में आ गया, they diffuse, और वो भी उसमें आ गया continuously moving में। तो what are the three properties of matter? First, they are made up of very tiny particles, they are continuously moving, they have intermolecular spaces and they have attractive forces। 4 पॉइंट्स हो गए, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अट्रैक्ट ऐसे ही हुआ ना, दीवार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी पर पानी, सर वो तो एक ही हो गया ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस, और दूसरा कौन सा? जो स्पेसेस। स्पेसेस अलग है, स्पेस माने गैप्स हैं और अट्रैक्टिव माने अट्रैक्शन है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो 4 पॉइंट्स तो आ ही गए, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, इनके बीच में हमने एक बड़ा सा डायग्राम वो बनाया था, फ्लो चार्ट, याद है? स्टेट्स ऑफ मैटर का। तो तुम्हारा बना हुआ है या नहीं, किसी के पास है अभी? अच्छा, पॉइंट इज दिस, हाँ वो मुझे देना है। अच्छा, रबर बैंड, अच्छा, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप बट रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप, इज इट सॉलिड, यस और नो? व्हाई इज रबर बैंड अ सॉलिड? बिकॉज इट रीगेन्स इट्स शेप एंड ऑल्सो, हाँ, उसके अंदर एयर स्पेसेस हैं जो उसको, स्पॉन्ज की तरह, स्पॉन्ज ऑल्सो स्पॉन्ज की बात करें तो स्पॉन्ज सॉलिड है या नहीं? बिकॉज इट हैज गैप्स, और उसके अंदर की एयर कॉम्प्रेस होती है। कौन कॉम्प्रेस होती है? सॉलिड डज नॉट कॉम्प्रेस, एक्चुअली द एयर इन बिटवीन द स्पेसेस गेट्स कॉम्प्रेस, इसीलिए स्पॉन्ज कॉम्प्रेस होता है। वैसे सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल, याद रहेगा। रबर बैंड कैसे होता है? रबर बैंड के अंदर भी गैप्स होते हैं जो कि उसको स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ना, और उनके अंदर भी एयर स्पेसेस टाइप होते हैं, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अच्छा, अगर हम बोले शुगर, शुगर टेक्स दी शेप ऑफ द कंटेनर, चीनी को जिस कंटेनर में डालो उसकी शेप ले लेती है, तो इज इट अ सॉलिड बिकॉज इट डज नॉट सीम टू हैव फिक्स शेप? हाँ, इसका क्रिस्टल, इसके छोटा शुगर जो है वो तो फिक्स शेप का रहता है, बट द पॉइंट इज दिस, उसके बीच के जो गैप्स हैं उनकी शेप बदलती है, राइट? तो चीनी का एक दाना तो फिक्स शेप का है, पर बहुत सारी चीनी जब हम एक डब्बे में डाल देते हैं तो उनके बीच के गैप्स की वजह से वो शेप ले लेता है कंटेनर। यस, क्लियर? तो इज शुगर सॉलिड? यस। अच्छा, तो ये भी याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, aquatic animals breathe faster, very important question, why? Sir, because the air is involved in the water. वाटर में ऑक्सीजन सर वाटर में डिफ्यूजन रेट हाई होता है, हाई होता है, कम होता है? कम होता है। अच्छा, पॉइंट इज दिस, क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, व्हाई डू aquatic animals breathe at a faster rate? जो फिशेस को ब्रीथ करते हुए देखो और खुद को देखो, वो बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करती हैं एज कंपेयर टू हम। व्हाई aquatic animals breathe at a faster rate? पॉइंट इज दिस, हवा में तो 20% ऑक्सीजन है, पानी में कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं ये मछलियां? मछलियां कैसे ऑक्सीजन लेती हैं? ऑक्सीजन चाहिए होती है नहीं, पानी में ही पी लेती हैं, पी के ऑक्सीजन निकाल लेती हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन, या वो वाली ऑक्सीजन जो H2O में है, नहीं, ये तो dissolve होती है। डिजॉल्व होती है, ये वाली ऑक्सीजन ले पाते नहीं ले पाते? इलेक्ट्रिसिटी से ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, और उनकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, है ना? ईल में होती है, तो ईल ऐसे करता होगा नहीं,
पॉइंट इज दिस, पानी के बीच में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है वो लेते हैं। कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं? डिसॉल्व ऑक्सीजन, नॉट दी ऑक्सीजन ऑफ द वाटर जो H2O में है, वो कोई नहीं ले पाता। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस कि पानी के बीच में जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन कम होती है। क्यों? बाहर ऑक्सीजन 21% है बट अंदर लो परसेंटेज है ऑक्सीजन की पानी के अंदर, बिकॉज अंदर डिफ्यूजन कम होता है, लिक्विड्स में डिफ्यूजन कम होता है एज कम्पेयर टू गैस स्टेट। तो हाँ बोले। तो सबमरीन में तो वाटर से लेते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि वो बहुत डेप्थ तक जाते हैं, वो डेप्थ प्लेस से ऑक्सीजन लेते हैं। हाँ तो वो लेते हैं, पर वो मशीन है ना, हम तो लिविंग एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं, एक्वेटिक मशीन्स की बात नहीं कर रहे। वेल्स होती है वो बहुत डीप तक जाती हैं, पर वो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, इतना ऊपर। हाँ तो नीचे डिसोल्यूशन है ना, एक सोल्यूशन तो होमोजेनस होता है, वो हर जगह अगर ऑक्सीजन डिसॉल्व हुई है तो हर जगह फैल जाएगी। जैसे चीनी है, पानी में डाला तो नीचे तक नहीं जाएगी, ऊपर ऊपर रहेगी, नीचे रहेगी ना। तो ऑक्सीजन अगर चाहे ऊपर भी घुली है फिर नीचे तक जाएगी। हाँ सर फिर हम लोग क्यों नहीं ले पाते हो? हम नहीं ले पाते क्योंकि हमारे गिल्स नहीं है। ठीक है, गिल्स वाला इंसान अगर बन गया तो फिर वो ले पाएगा। ठीक है, तो अब पॉइंट इज दिस, aquatic animals breathe faster because rate of diffusion of oxygen in water is low. So rate of diffusion of oxygen in water is low, is less, so there is less oxygen, so there is less oxygen in water. So to compensate this they have to breathe faster. तो उन्हें सांस जल्दी लेनी पड़ती है क्योंकि ऑक्सीजन कम है। क्लियर ये पॉइंट? लिख रहा था या नहीं लिख रहा था? लिख लिया? अच्छा, मिटा दूं? अच्छा ठीक है, तो डिफ्यूजन किस में सबसे ज्यादा होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? गैसेस हैव हाईएस्ट डिफ्यूजन, देन लिक्विड्स, देन सॉलिड। याद रखेंगे, होमवर्क नहीं था? संडे को है इस, यस संडे को था।